नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो आज ये मेरा हिस्ट्री का छठा क्लास है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का होगा। तो आज जो इस छठे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम लोग प्री मौर्यास के बारे में, मगध अम्पायर के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यह करना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो मगध साम्राज्य, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कब, मगध अम्पायर के मगध महाजनपद के बारे में, जब हम लोग महाजनपद पढ़ रहे थे तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिले में शामिल थे यह मगध। उसके बाद क्या हुआ, इसकी राजधानी गिरिव्रत जो अभी वर्तमान में क्या है, राजगीर है फिर पाटलिपुत्रा, ये सब थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। इसी अभी इस नाम से बिहार में एक प्रमंडल है, तो क्या नाम है उसका, मगध प्रमंडल। मगध महाजनपद की सीमा जो है उत्तर गंगा से दक्षिण गंगा में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत है। तब हम लोग पढ़ते हैं मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य क्या था, मगध साम्राज्य ने भारत में 684 बीसी से 320 बीसी तक शासन किया, मतलब 684 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक शासन किया। मगध साम्राज्य का दो महान काव्य क्या था, रामायण और महाभारत का उल्लेख है किसमें है, मगध साम्राज्य में। उसके बाद क्या है, रामायण और महाभारत में मगध साम्राज्य का उल्लेख है, किसका किसका है, तो मगध साम्राज्य का उल्लेख है। उसके बाद मगध साम्राज्य पर 544 बीसी से 322 बीसी तक शासन करने वाले तीन राजवंश थे। पहला था हरियंका राजवंश जो कि 544 बीसी से 412 बीसी तक शासन किया। दूसरा था शिशुनाग नागवंश तो जो कि 412 से 344 बीसी तक शासन किया। और तीसरा था नंदा राजवंश जो कि 344 बीसी से 322 बीसी तक क्या किया, शासन किया यहाँ पे। तो आज जो है हम लोग इसी तीनों वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग तब कल हम लोग मौर्य डायनेस्टी में जाएंगे। तो ये क्या था, मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ था। तो मगध साम्राज्य का जो विस्तार था वो उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन नदी तथा दक्षिण में जलाच्छादित पठारी प्रदेश तक था। पटना और गया जिला का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। अब क्या है कि मगध के उत्कर्ष में निम्न वंश का प्रमुख हाथ था। कुछ कुछ वंश थे जो कि मगध के उत्कर्ष में, मतलब मगध को उठाने में उनका हाथ था। तो क्या था, पहला था बृहद्रथ वंश, यह सबसे प्राचीनतम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदी राजपुत्र के पुत्र बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। दूसरा वंश था वैशाली के लिच्छवी। वैशाली में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, तो ये था वैशाली। अब आते हैं अलकल्प के बुली, ये भी एक छोटा सा ये था जो उसमें मदद किया था इसके उत्थान में। तो क्या था यह प्राचीन गणराज्य बिहार के शाहबाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित था। बुलियों का बैठ द्वीप बेतिया के साथ घनिष्ठ संबंध था। बेतिया बुलियों की राजधानी थी। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेष को प्राप्त कर एक स्तूप का निर्माण कराया था। अब आते हैं हम लोग हरियंका राजवंश। हरियंका राजवंश में तीन प्रमुख राजा थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो पहले हम लोग बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंबिसार क्या थे, तो 546 से 494 बीसी। ठीक है, तो बिंबिसार ने 52 साल तक 544 बीसी से 492 बीसी तक शासन किया। इसको इसी के ही पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईस्वी से 462 ईस्वी जिसने शासन किया था ने बंदी बना लिया और हत्या कर दी। बिंबिसार मगध का शासक था। यह हरियंका राजवंश से था। वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से इसने अपनी स्थिति और समृद्धि को मजबूत किया था। इसका पहला विवाह कौशल देवी नामक महिला से कौशल परिवार में हुआ था। बिंबिसार को दहेज में काशी प्रांत दिया गया था। और हम लोगों ने बुद्ध धर्म और मौर्य जब जैन धर्म पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो जैन धर्म के जो भी उपदेश है और ये जो भगवान बुद्ध और महावीर जो ये किसके काल में उपदेश दिया करते थे, तो राजा बिंबिसार के काल में उपदेश दिया करते थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या था, बिंबिसार ने वैशाली के लिच्छवी परिवार की चेलना नामक राजकुमारी से भी विवाह कर लिया, दूसरा विवाह किया।
अब इस वैवाहिक गठबंधन से इसे उत्तरी सीमा में सुरक्षित कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे उसने वहाँ पे शादी कर लिया तो क्या हुआ, वो वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित कर लिया। बिंबिसार ने दोबारा एक और विवाह किया, जो बताया था मैंने कि मध्य पंजाब के भद्रा के शाही परिवार से की खेमा से किया। इसने अंग के ब्रह्मदत्ता को पराजित कर उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। बिंबिसार के अवंती राज्य के साथ अच्छे ताल्लुक थे। तो ये थे हमारे बिंबिसार, जो कि इतना से कब से जो कि शासन किए थे। अब हम लोग आते हैं क्या, अजात शत्रु के बारे में, जो कि 494 ईसा पूर्व से 462 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर राज्य को छीन लिया था। अजात शत्रु अपने पूरे शासन काल के दौरान तेज विस्तार के लिए आक्रामक नीति का पालन करता था। इस नीति ने उसे काशी और कौशल की तरफ धकेल दिया। मगध और कौशल के बीच लंबी अशांति शुरू हो गई। कौशल के राजा को मजबूरन शांति के लिए अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से करना पड़ा और उसे काशी भी दे दिया। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी और वैशाली गणराज्य को भी जीत लिया। यह युद्ध 16 साल तक चला था। शुरुआत में वह जैन का अनुयायी था, बाद में उसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये था अजातशत्रु। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग उदयीन। अब ये उदयीन कौन था? उदयीन था कि उदयीन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बना। इसने पाटलिपुत्र की नींव रखी और राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। नागदशक हरियंका राजवंश का अंतिम राजा था। नागदशक जो था वो हरियंका राजवंश का अंतिम राजा था। इसे लोगों द्वारा शासन करने के लिए अयोग्य पाया गया और उसे अपने मंत्री शिशुनाग के लिए राजगद्दी से हाथ पीछे खींचना पड़ा। जब ऐसा हो गया तो अब इसके बाद जैसे ही ये हमारा जो हरियंका वंश था ये खत्म हुआ, तो यही जो शिशुनाग थे इसने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो उसके शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। तो शिशुनाग वंश क्या था? शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व स्थापित हुआ। उसका स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। ठीक है, तो 412 ईसा पूर्व शिशुनाग जो है गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वैश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। शिशुनाग के शासन के दौरान अवंती राज्य को जीत लिया गया और मगध साम्राज्य के कब्जे में कर लिया गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना? कालाशोक बना। उसने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद बुलाई। ठीक है, शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था। उसने गिरिवच के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसके बाद शिशुनाग के बाद कौन आया? तो कालाशोक आया। तो कालाशोक क्या था? यह शिशुनाग का पुत्र था, जो शिशुनाग के 314 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। मगध वंश में इसके कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण भी कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के शासन काल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन हुआ था, जो कि हम लोगों ने बौद्ध धर्म में पढ़ा भी था। 366 ईसा पूर्व कालाशोक की मृत्यु हो गई। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन था। 344 ईस्वी में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और कौन सा वंश का उदय हो गया? नंद वंश का उदय हो गया। तो हम लोग अब नंद वंश के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि नंद वंश क्या था। अब हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश क्या था कि 384 ईसा पूर्व में महापदनंद नामक व्यक्ति ने नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में इसे महापद तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा जाता है। यह नाई जाति का था। नंदा राजवंश के संस्थापक महापद के द्वारा शिशुनाग राजवंश के अंतिम राजा का तख्ता पलट कर दिया गया था। इसे सर्वछत्रांतक पुराण और उग्रसेना, एक बड़ी सेना का स्वामी के नाम से भी जाना जाता था। महापद को पुराण में एकराट यानी एकमात्र सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि इसे भारतीय इतिहास में पहला साम्राज्य भी क्या था? घोषित किया गया था। मतलब पहला साम्राज्य का निर्माता घोषित किया गया था। किसको? नंद वंश को। उसके बाद क्या हुआ था कि धन नंद
नंदा राजवंश का अंतिम शासक था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, धनानंद भी बोलते थे। धनानंद के बारे में भी हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे जब सिकंदर की एंट्री होगी इसमें। तो क्या था, धनानंद जो था नंदा राजवंश का अंतिम शासक था। इसे यूनानी पुस्तकों में अग्रमेश तथा छांड्रमेश में भी कहा जाता है। इसके शासनकाल के दौरान ही अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद का जो तख्ता पलट कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य किया था। कब किया था, 322 ईस्वी में किया था, जिसने मगध के नए शासन की स्थापना की, जिसे मौर्य राजवंश के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो मगध था, इसमें क्या हुआ था, इसका जो आखिरी शासक था ये कौन था, धनानंद था। तो धनानंद ने क्या किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, कौन थे, चाणक्य थे, जिसको हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं, उसका क्या किया था, इन्होंने बेइज्जती की थी और उसे जो है कि वहाँ से घर से मतलब अपने दरबार से बाहर भगा दिया था। तो जब उन्होंने बाहर भगा दिया तो उसके बाद उसने एक अनाथ बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया और वही जो है आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य बना, जिसने कि धनानंद का तख्ता पलट कर दिया और उसको मार के फिर अपना राजगद्दी को संभाला और उसके हिसाब से ही फिर मौर्य वंश की स्थापना हो गई। तो ये था आज का हमारा ये जो था आज का हमारा ये था मगध साम्राज्य का। कल से हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो प्रीवियस जितना भी वीडियो है, जो भी मैंने 1 से 5 तक पढ़ाया है, पार्ट तक पढ़ाया है, वो सारे वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है मैंने इसके लिंक में, इसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक है मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोग वहाँ से जा करके मेरा पिछला क्लास का जितना भी सारा वीडियो है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। कल हो सकता है कि मैं आपके लिए फिर से 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर के आऊँ, तो जिसके लिए मैं अभी तैयारी भी कर रहा हूँ। तो पहले हम लोग कल 1 लाइनर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे मौर्य राजवंश की ओर। तो दोस्तों इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में अच्छे से रह रहे होंगे, घर में सेफ होंगे। कृपया कर आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सेफ रहें और जो भी हमारा प्रशासन हमारे लिए कर रही है उनकी मदद करें, घर से ना निकलें और अपने परिवार, अपने बच्चे, बूढ़ों सभी का ख्याल रखें। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।